नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और राम राम भी। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को स्टार्ट करने वालों। अभी तक हमने 3 से 4 प्रश्नावली को खत्म कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हर एक प्रश्नावली की आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। आप लोग वहां पर जाकर उन प्रश्नावलियों को देख सकते हो। इसको भी आप लोग अगर चाहो तो कंटिन्यू रख सकते हो। ये अगर आप लोग देखोगे तो हमारी 10वीं की सबसे पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, जिसका नाम है रियल नंबर। हालांकि रियल नंबर क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि 9th क्लास आप लोग सभी पढ़कर आए हो और 9th क्लास में सबसे पहला चैप्टर हुआ करता था गणित का, वो था संख्या पद्धति। और आप लोगों ने विभिन्न संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था कि कौन सी संख्या क्या होती है, कहां पर कौन सी संख्या के प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। अगर आप लोगों को 9th या 8th क्लास का बेसिक नहीं पता है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है, तब मैं 9th क्लास को और 8th क्लास को लेके चलूंगा। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना करें कि वास्तविक संख्या होती क्या है। हालांकि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या के प्रकार क्या होते हैं, वास्तविक संख्या कहाँ कहाँ पर काम आता है। तो आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में हमारी जो प्रश्नावली है पहली, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहली प्रश्नावली अब उनको शुरुआत में पढ़नी चाहिए थी, लेकिन आज दिन भी अच्छा है इसलिए हमने आज का दिन चूज करके इस प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर है क्या आखिर में, कि रियल नंबर चीज क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेशन भी दिख रही होगी स्क्रीन पर और चार्ट भी दिख रहा होगा भाई कि वास्तविक संख्या होती क्या है और इनके प्रकार क्या है। तो इस चार्ट को देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही गया होगा, या फिर आप लोगों को 9th क्लास का जो पढ़ा हुआ वो रिकॉल हो गया होगा भाई कि ये चीज वास्तव में थी और हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता हो उसे आप लोग वास्तविक संख्या कहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे +3, -7, 19/17, 5/7, 0.035, √5 और √11 इस टाइप के एग्जाम्पल लिखे। आई नो कि आप लोग नहीं समझ पाओगे, मैं थोड़ा ब्रीफली आप लोग को समझाता हूँ। आप लोगों ने छोटी क्लास में इस टाइप की लाइन देखी होगी जिसको आप लोग बोलते हो संख्या रेखा। क्या बोलते हो आप लोग इसको? संख्या रेखा बोलते हो। इस टाइप की लाइन देखी होगी जिसको बोलते हो आप लोग संख्या रेखा। आप लोग जानते हो कि संख्या रेखा के बीचों बीच 0 होता है और इस तरफ प्लस वाली संख्या सभी चलती है और इस तरफ सभी माइनस वाली संख्या चलती है। इस तरफ प्लस की जो संख्या वो इंफिनिटी यानी कि अनंत तक जाती है और इस तरफ जो माइनस की संख्या वो माइनस अनंत यानी कि अनंत तक जाती है, माइनस तक। यानी कि इधर जो प्लस की संख्या होगी वो प्लस का 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 10-20 करोड़ ऐसा सब कुछ होगा और इधर सभी संख्या क्या होगी? माइनस में होगी। तो कुछ संख्या है जो मैं आपको लिख के आप लोगों को समझाना चाहूंगा, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर जो भी संख्या है वो किसके की? -1, -2, -3, -4, -5 इस टाइप से सो ऑन चलते जाएगी, माइनस माइनस और प्लस प्लस में। इस टाइप की लाइन को आप लोग बोलते हो संख्या रेखा। क्या बोलते हो आप लोग? संख्या रेखा। अब हमारा जो डेफिनेशन है या हमारी जो परिभाषा है उसको आप लोग बोलोगे भाई कि जिसे संख्या वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। निरूपित का मतलब होता है दर्शाना, यानी कि किस जो संख्या आपको दे रखी है उनको आप लोग इस संख्या रेखा पर लिख सकते हो नहीं लिख सकते। अगर लिख पाए तो वास्तविक संख्या, अगर नहीं लिख पाए तो वो अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर है, जिसको आप लोग काल्पनिक संख्या बोलते हो। हालांकि वो आपके चैप्टर में नहीं, आप लोग को टेंशन नहीं पालना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर दर्शा पाते हो तो वो वास्तविक संख्या, अदरवाइज उसको छोड़ दो। अगर मैं बात करूं प्लस का 3 तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये प्लस का 3 यहाँ पर है, यानी कि ये तो इस रेखा पर आ रहा है तो ये एक वास्तविक संख्या है। अगर माइनस की 7 की बात करूं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरफ होगा, यानी कि माइनस का 7 भी आप लोग दर्शा सकते हो, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। अगर मैं 19/17 की बात करूं तो 19 में अगर मैं 17 का भाग दूंगा तो 1.1 बार जाएगा, 19 17 एकम 17 बचेगा 2, यानी कि 17 एकम 17, यानी कहीं ना कहीं पर यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं पर यहाँ पर होगा, 1.1 यहाँ पर होगा यहाँ पर। अगर मैं 0.0375 की बात करूं तो ये 1 से छोटा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये भी संख्या रेखा पर आ रहा है। अगर मैं वर्गमूल 5 की बात करूं तो वर्गमूल 5 का मान अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग उसको भी यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, यानी कि हर एक वह संख्या जिनको आप लोग संख्या रेखा पर दर्शा पाओगे वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या होती क्या है, क्या होती है वास्तविक संख्या, आप लोग समझ गए। हर एक वह संख्या जिसको आप लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो उनको आप लोग क्या बोलते हो? वास्तविक संख्या बोलते हो। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे और इस संख्या रेखा के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, आप लोग समझ गए होंगे।
तो प्रकृति में जितनी भी सभी संख्या, उन सभी संख्या को आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, वो सभी वास्तविक संख्या कहलाती है। ओनली फॉर रूट के अंदर जो माइनस वाली संख्या थे उनको छोड़ के, क्योंकि रूट के अंदर जो माइनस में संख्या थे उनको आप लोग काल्पनिक संख्या बोलते हो, इमेजिनरी नंबर बोलते हो, उनको आप लोग यहाँ पर नहीं दर्शा सकते। तो प्रकृति के अंदर विद्यमान जितनी भी संख्या उनको आप लोग दर्शा सकते हो, तो वास्तविक संख्या अगर नहीं दर्शा सकते तो वो काल्पनिक संख्या है। अगर कोई बालक सीबीएसई बोर्ड का है या फिर आरबीएसई बोर्ड का है, तो ये उन दोनों बालकों के लिए क्लास लाभदायक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो टर्म लिखी है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी है। अपनी जो क्लास चलने वाली है वो भी बायलैंग्वेज चलने वाली है, यानी कि हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं इससे और इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं इससे, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के काम की भी चीज है और आरबीएसई बोर्ड के भी काम आने वाली लेक्चर है। चलिए, अब आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो वास्तविक संख्या है, यहाँ पर इसको मैंने डिवाइड किया, यानी कि दो पार्ट में बांटा मैंने, यानी कि दो भागों में बांटा मैंने इसको। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पर रेड लाइन से दिख रहा होगा, एक तो ये है और एक आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एक ये। पहला जो इसका भाग है, यानी कि जो वास्तविक संख्या इसका जो पहला भाग है उसको आप लोग बोलते हो परिमेय संख्या और दूसरे भाग को बोलते हो अपरिमेय संख्या। अगर आप लोगों को परिमेय अपरिमेय पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। 9th क्लास में आप लोगों ने अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 को आप लोग संख्या रेखा पर बनाते थे, तो आप लोग को याद आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो रैशनल नंबर, क्या बोलते हो, रैशनल नंबर, वह संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है आप लोग है, यानी कि ऐसी संख्या जिसे आप लोग बटा के रूप में लिख सकते हो, यानी कि p बाय q के रूप में लिख सकते हो। किसके रूप में लिख सकते हो, p बाय q के रूप में लिख सकते हो। यानी कि हर एक वह संख्या जिसको आप लोग p बटा q के रूप में लिख पाते हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा 3, इस 3 का मतलब है कि ये p का मान 3 है और इसके नीचे अगर मैं 1 कर दूं, यानी कि बटा में 1 कर दूं, तो 3 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो 3 ही रहेगा, 3 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो 3 ही रहेगा, तो ये p अपॉन q के रूप में हो गई, तो ये एक परिमेय संख्या है। -1 अपॉन के नीचे 1 लगा तो -1 ही रहेगा, -1 में अगर 1 का भाग दो तो 1 ही रहेगा, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 0 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो 0 ही आएगा, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये 3 अपॉन 2 तो ऑलरेडी p अपॉन q के रूप में, 9 अपॉन 1 भी p परिमेय संख्या और 2 अपॉन 1 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसका मतलब आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, q नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा। अगर मैंने मान लो कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने लिखी 5, और अगर मैं q का मान 0 कर देता हूं, तो किसी भी संख्या को अगर आप लोग 0 से भाग करते हो तो अनंत दर्शाता है। क्या दर्शाता है वो, अनंत। और ये क्या होता है, अपरिभाषित। ये क्या होता है, अपरिभाषित। किसी भी संख्या को अगर आप लोग 0 से भाग दोगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसको आप लोग हिंदी में बोलते हो अनंत या फिर अपरिभाषित। जब ये अपरिभाषित है तो ये परिमेय संख्या कैसे होगी, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो q का मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होती है परिमेय संख्या, आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, तो आप लोग बोलोगे अगर किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो वह अनंत हो जाती है, इसलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब जो परिमेय संख्या उनको भी कुछ भागों में बांट रखा है, परिमेय संख्या उनको भी कुछ भागों में बांट रखा है, यानी कुछ डिवाइडेशन किया हुआ है। आप लोग बोलोगे पहले वास्तविक को बांटा, परिमेय को बांटा, चल क्या रहा है, अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग टेंशन ना लें। परिमेय संख्या को अगर आप लोगों ने समझ दिया तो हम लोग अपरिमेय की ओर चलते हैं। उसके बाद में हम इसके पार्ट की बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते उसे आप लोग क्या बोलते हो, अपरिमेय संख्या बोलते हो। जैसे जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा है यहाँ पर, ये परिभाषा है इसकी। इसके जो एग्जांपल है वो दिख रहा है आपको, √3, √5, √43, पाई 3.101001000 डैश 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 चलता जा रहा है। ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 चलत अनंत तक चलता जा रहा है। ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। इनको आप लोग, ऐसी संख्या को हम लोग इस रेखा पर दर्शा सकते हैं, इस रेखा को हम लोग दर्शा तो सकते हैं, लेकिन p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या फिर सिंपल सी भाषा में आप लोगों को बताओ तो ऐसी संख्या जिसको आप लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वर्गमूल में से बाहर नहीं निकाल सकते, अंडर रूट में से बाहर नहीं निकाल सकते, उसको आप लोग अपरिमेय संख्या बोलते हो। या फिर ऐसी संख्या जो आप लोग लिखते हो कि 0.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इस टाइप की संख्या को भी आप लोग क्या बोलते हो, अपरिमेय संख्या बोलते हो। या फिर ऐसी संख्या जो कंटिन्यू चलती जाती है, चलती जाती है, उनको भी आप लोग क्या बोलोगे, अपरिमेय संख्या बोलोगे। तो परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे।
परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, आप लोग समझोगे। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग मुझे बताओ कि ये जो मैंने लिखा रूट में 2.5, ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? रूट में 2.5 परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी कोई भी बटे वाली संख्या, और जिनको नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय होती है। परिमेय संख्या आप लोग किन किन को बोलोगे वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला हमने लिखा प्राकृत संख्या, जिसको आप लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हो। क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर। ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है ये आप लोगों को जानकारी में होगा। अगर नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसी संख्या जो प्रकृति में पहली बार आई गई थी, ऐसी संख्या जो प्रकृति में पहली बार आई थी उनको आप लोग प्राकृत संख्या बोलते हो, यानी प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर बोलते हो, जो 1 से लेके अनंत तक जाती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी संख्या को आप लोग क्या बोलते हो? प्राकृत संख्या बोलते हो। नॉर्मल सा है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर प्राकृत संख्या, ये जो प्राकृत संख्या इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? मैं आपको लिख देता हूँ, ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। आप लोग इनको क्या बोलोगे? प्राकृत संख्या बोलोगे, नेचुरल नंबर। अगर इस प्राकृत संख्या में मैं जीरो को और ऐड कर दूं, अगर इस प्राकृत संख्या में जीरो को और ऐड कर लो तो वो क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी, यानी कि होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आप लोगों का? होल नंबर। वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसको आप लोग क्या बोलते हो? होल नंबर बोलते हो, यानी कि पूर्ण संख्या बोलते हो। प्राकृत संख्या यानी कि वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, उसके अंदर अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसके अंदर जीरो को ऐड कर देता हूं भाई कि 0 1 2 3 डैश 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 चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी प्लस वाली जो संख्या है जीरो से लेकर अनंत तक, उनको आप लोग क्या बोलते हो? पूर्ण संख्या बोलते हो। प्रकृति में पहली बार 1 2 3 आया था, उसमें हमने जीरो ऐड किया तो क्या आ गया? पूर्ण संख्या आ गई। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये संख्या प्लस वाली है, ये जीरो आ गया, अब माइनस वाली बाकी रह गई। कौन सी बाकी रह गई? माइनस वाली बाकी रह गई। अगर मैं माइनस वाली संख्या को और जोड़ लेता हूं, यानी कि पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक था, फिर हमने जीरो बचा तो जीरो को ऐड कर लिया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब अगर मैं माइनस वाली संख्या को और लिख दूं तो वो पूर्णांक कहलाएगा हमारा, यानी कि इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? इंटीजर। तो इंटीजर क्या होगा? जो प्लस में भी हो, माइनस में भी हो और जीरो में भी हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो? इंटीजर बोलते हो, यानी कि पूर्णांक बोलते हो। क्या बोलते हो? पूर्णांक। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर कि प्राकृत संख्या यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है। और पूर्णांक संख्या आप लोगों को दिख रहा होगा, पूर्णांक वह संख्या जो जीरो से, जो जिसमें माइनस वाली संख्या भी हो, यानी कि माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, फिर 0 है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, ऐसे चलती जाएगी और इस तरफ भी चलती जाएगी। ठीक है, ऐसी संख्या को आप लोग पूर्णांक बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग? पूर्णांक बोलते हो। यानी कि जो माइनस में भी हो, प्लस में भी हो और जीरो भी हो, उसको आप लोग क्या बोलोगे? इंटीजर बोलोगे, यानी पूर्णांक बोलोगे। पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं। पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक तो धनात्मक पूर्णांक, वह संख्या है जिसमें सभी प्लस वाली संख्या आती हो, वह संख्या है जिसके अंदर 1 2 3 4 से प्लस वाला हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर। इसको आप लोग क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। उनको आप लोग क्या बोलोगे? सभी धनात्मक संख्या बोलोगे, यानी कि जिसके अंदर प्लस वाली संख्या आएगी उसको आप लोग धनात्मक संख्या बोलोगे। जीरो के अंदर तो ओनली फॉर जीरो आएगा, जीरो के अंदर तो क्या आएगा? ओनली फॉर जीरो आएगा। ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि सभी माइनस वाली संख्या है। कौन सी होगी भाई? सभी माइनस वाली संख्या को आप लोग क्या बोलोगे? ऋणात्मक संख्या बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग? सभी ऋणात्मक संख्या बोलोगे। यानी कि वह संख्या जिसमें प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या है और जीरो इंक्लूड हो, उसको आप लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हो, इंटीजर बोलते हो। इंटीजर यानी कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक जिसमें सभी प्लस वाली संख्या आती है, एक ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें सभी माइनस वाली संख्या आती है, और एक जीरो जिसके अंदर ओनली फॉर जीरो आता है। यह है पूर्णांक। इन सभी संख्याओं को अगर आप लोग देखोगे तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो प्राकृत संख्या में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो वही क्या आएगी? तो वो भी क्या होगी? p अपॉन q के फॉर्म में हो रही है। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं, पूर्ण संख्या भी तो वही संख्या 0 1 2 3, इसमें अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो वही संख्या है, कि ये भी कौन सी? परिमेय संख्या है। अगर मैं पूर्णांक की बात करूंगा तो प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या में अगर 1 का भाग दूंगा तो ये भी तो परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि बटा वाली हो रही है। और जीरो में अगर मैं 1 का भाग दूंगा, दिख रहा होगा यहाँ पर, तो भी क्या होगा? परिमेय संख्या कहलाएगी।
तो यहाँ पर जितने भी लिखी हुई है सब क्या है, परिमेय संख्या, और ये आप लोगों को पढ़ना आपके चैप्टर में, ये आप लोगों को पढ़ना आपके चैप्टर में। अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा जो प्राकृत संख्या, इनको मैं दो भागों में डिवाइड कर रखा है, यानी कि ये जो पार्ट है ये परिमेय संख्या का पार्ट प्राकृत संख्या, फिर दूसरा पार्ट है वो पूर्ण संख्या है, और तीसरा पार्ट है वो आप लोगों को क्या है, पूर्णांक है। हालांकि ये जो चित्र है वो आप लोग इसको इस प्रकार से समझो आप लोग कि भाई कि यहाँ से निकला है ये, यानी कि यहाँ से निकला है इस प्रकार से, ये वाला है एक पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन है, और एक ये वाला पोर्शन है। क्लियर है? ये इस प्रकार से चित्र है, आप लोग समझ पा रहे होगे इसको। अब अगर आप लोग देखोगे तो प्राकृत संख्या को मैंने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। किसमें डिवाइड कर रखा है? दो भागों में। एक तो भाज्य संख्या जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो कंपोजिट नंबर, और एक अभाज्य संख्या जिसको बोलते हो आप लोग प्राइम नंबर। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है अभाज्य संख्या, ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आप लोग आपको पढ़ना प्रश्नावली 1.1 में। आप लोग की जो अभाज्य संख्या, इसी को आप लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 1.1 में। अगर आप लोग अभाज्य संख्या समझ में आ गई तो आपको 1.1 पूरी समझ में आ जाएगी। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वह संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो? भाज्य संख्या बोलते हो। समझो कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8, मैंने लिखा यहाँ पर 8। अगर 8 के मैं टुकड़े करूं यानी फैक्टर बनाऊं मैं, तो 8 के टुकड़े कितना आएंगे? 8 में 2 का भाग भी जाता है, 8 में 4 का भाग भी जाता है, 8 में 8 का भाग भी जाता है, और 8 में 1 का भी भाग जाता है। यानी अगर मैं फैक्टर की बात करूं, इसका फैक्टर 1 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है, और इसका फैक्टर कितना 8 भी है। फैक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो वह संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हो। तो यहाँ पर तो इस 8 के 4 गुणनखंड है, तो 2 से तो अधिक है, तो यह कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर हो गया उसको आप लोग कंपोजिट नंबर बोलोगे। अब हम लोग करते हैं अभाज्य संख्या। ये जो अभाज्य संख्या है इसको आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर होता क्या है? डेफिनेशन केवल इतनी सी है, लेकिन काम बहुत आने वाली है आप लोगों के। परिभाषा ओनली फॉर इतनी सी है, लेकिन बहुत काम आने वाली है, समझो कैसे। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, और वो भी कौन कौन से? एक तो एक होना चाहिए और एक स्वयं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3, तो आप लोग देखोगे 3 में 1 का भाग जाता है और 3 में 3 का भाग जाता है, 3 में 1 का भाग जाता है और 3 में 3 का भाग जाता है। तो 3 एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अगर बात करूं 4 की, तो 4 में तो 1 का भाग भी जाता है, 4 में 2 का भाग भी जाता है, और 4 में 4 का भाग भी जाता है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो वह संख्या जिसके दो फैक्टर हो, एक तो 1 होना चाहिए और एक स्वयं वो संख्या होनी चाहिए, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं, अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो एक आप लोग अभाज्य संख्या नहीं बोलोगे। अगर मैं गिनती की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। मैं जो गिनती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अगर मैं 1 की बात करूं तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 में तो 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, तो वो स्वयं होगी। अभाज्य संख्या की परिभाषा है केवल दो गुणनखंड हो, एक तो 1 होना चाहिए और एक स्वयं होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड एक तो 1 है ही है, लेकिन स्वयं भी 1 ही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 में 1 का भाग भी जाता है, 2 में भी जाता है, तो ये 2 एक अभाज्य संख्या। 3 की बात करूं 3 में 1 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है, तो ये एक अभाज्य संख्या। लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 है, 5 में 5 का जाता है, 1 का जाता है। 6 नहीं है, क्योंकि 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो 6 नहीं है। 7 जरूर है। तो वह संख्या जिसमें केवल दो फैक्टर बनते हो उसको आप लोग अभाज्य संख्या बोलते हो। और ये बड़ी काम की चीज है, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। इस पर बेस आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी है जो कि प्रश्नावली 1.1 में। तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूं, आप लोग इस चार्ट का थोड़ा फोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कि आप लोगों का काम आ जाएगा ये चार्ट। तो आप लोग समझ गए हो कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो अभी तक जो बोर्ड पे मैंने लिखी थी वो सभी वास्तविक संख्या थी। मैंने आप लोगों को बता दिया कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वे सभी संख्याएं जिनको आप लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हो उन्हें आप लोग क्या कहते हो? वास्तविक संख्या कहते हो। चाहे वो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो। फिर परिमेय के भाग थे कुछ जिसको आप लोग प्राकृत संख्या बोल सकते हो, पूर्णांक बोल सकते हो। परिमेय के अंतर्गत आती है, भाग नहीं बोल सकते, यानी कि जो परिमेय संख्या उसके अंतर्गत आती है कि पूर्णांक क्या होगा, प्राकृत संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या क्या होगी। फिर प्राकृत संख्या को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या।
ये जितनी भी संख्या है इन सभी को आप लोग क्या बोलते हो, वास्तविक संख्या बोलते हो। और वास्तविक संख्या कुछ गुण है, यानी कि दो महत्वपूर्ण गुण है जो आप लोगों को पढ़ने हैं। पहला गुण आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और दूसरा गुण आप लोगों को दिखाई देगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये आप लोगों का जो पुराना सिलेबस था उसके अंतर्गत आता था, यानी कि जो पहली प्रश्नावली थी आपकी 1.1, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से आप लोगों को हल करनी थी, जो कि आप लोगों के नए सिलेबस आने के बाद कट गई है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इस वाली जो प्रमेय है दूसरी वाली, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन होते क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ओनली फॉर इतना सवाल पूछा आप लोगों को कि आप लोगों की जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी वो क्या थी, उसको आप लोग बताओ। तो आप लोग एक नंबर नहीं कटे, इसलिए मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। फिर जो हमें पढ़ना है, आपकी जो 1.1 प्रश्न वाली है उसमें हमको ये पढ़ना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या होती है, ये मैं आप लोगों को बड़ा डिस्कस करके बताने वाला हूँ भाई, प्रमेय होते क्या है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, ये आप लोग समझ लो। एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड नाम का, उन्होंने एक प्रमेय दी थी। उन्होंने एक प्रमेय दी थी, यानी कि एक तरीके से फॉर्मूला समझ लो आप लोग। इस टाइप से उन्होंने उस फॉर्मूले को जनरेट किया था कि आप लोग किन्हीं भी दो संख्याओं के एचसीएफ को निकाल सकते हो। यानी अगर आप लोगों को कोई दो वास्तविक संख्या दे रखी है, तो उनके अगर आप लोग को एचसीएफ निकालना है तो आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हो। प्रमेय क्या थी ये समझो। मान लो आपके पास में दो संख्या है, यानी कि ए और बी दो संख्या है, यानी कि दो पूर्णांक है। ए और बी दो संख्या है, दो पूर्णांक है, जिसमें ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। तो आप लोग इसका अगर भाग कराते हो, क्या करते हो आप लोग, भाग कराते हो। यानी कि जो बड़ा वाला वो अंदर रहेगा आप लोग का, और छोटा वाला वो आप लोगों का क्या रहेगा, बाहर रहेगा। यानी ए तो अंदर रहेगा और ये बी का रहेगा बाहर रहेगा। अब आप लोग बी में ए का भाग दोगे तो भाग जाएगा कुछ ना कुछ बार, भाग जाने पर कुछ ना कुछ क्या आएगा भाग जाने पर कुछ ना कुछ क्या आएगा, क्या आएगा, कुछ ना कुछ भागफल आएगा। यानी कि अगर आप लोग ए में बी का भाग दोगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा। मैंने माना कि वो भागफल क्यों आया, क्या है, क्यों आया। भागफल आने के बाद कुछ ना कुछ बचेगा, यानी कि उसको आप लोग क्या बोलोगे, शेषफल बोलोगे। यानी क्या आएगा, शेषफल आएगा आप लोगों का, जिसको आप लोग आर बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग आर बोलोगे। अगर मुझे यहाँ से ए की मान चाहिए, या फिर आप लोग ऐसे समझो, अगर मुझे यहाँ से ए का मान चाहिए, तो अगर मुझे ए निकालना है तो ए क्या होगा, इसका और इसका मुझे गुणा कराना होगा। यानी कि ए बराबर बी क्यू होगा, और इसको मुझे जोड़ना पड़ेगा, इसमें इधर गुणा कराना पड़ेगा, इधर मुझे जोड़ना पड़ेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो प्रमेय यहाँ पर निकल के आई है, ये क्या आप लोगों की यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आई नो कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक संख्या ली मैंने 11, एक संख्या ली मैंने 11, और एक संख्या ली मैंने 4। क्या ली, 4। मान लो मैंने एक संख्या ली 11 और एक संख्या ली मैंने 4। 11 4 से बड़ी है, यानी कि 11 हमारा क्या बन गया, ए बन गया। 11 4 से बड़ी है, यानी 11 हमारा क्या बन गया, ए बन गया, और ये हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो जो बड़ी संख्या वो भाग के अंदर आएगी, जो बड़ी संख्या वो भाग के अंदर आएगी, और जो छोटी संख्या वो भाग के बाहर रहेगी। अब अगर मैं 11 में 4 का भाग करूं तो 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा, और बचा कितना, 3। बचा कितना, 3 बचेगा। बचा कितना, 3 बचेगा। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, यानी क्वोशिएंट बोलते हो इंग्लिश में, इसलिए मैं क्यू लिख रहा हूं यहाँ पर। ये क्यू का मतलब क्वोशिएंट होता है, जिसको आप लोग हिंदी में भागफल बोलते हो, तो मैंने क्यू लिखा। ये जो बचा इसको आप लोग रिमाइंडर बोलते हो, यानी कि हिंदी में आप लोग शेषफल बोलते हो। तो ये हमारा क्या बन गया, आर बन गया। अगर मुझे पुनः 11 प्राप्त करना हो, अगर मुझे 11 चाहिए तो मैं क्या करूँ, इसका तो इसका गुणा ही करूंगा। यानी 11 अगर मैं इसका गुणा ही करूंगा, 11 4 दूनी 8 होगा, और प्लस 3 कर दूंगा, तभी तो 11 आएगा। अगर मुझे 11 प्राप्त करना है तो मैं इसको इससे गुणा कराऊंगा, 4 दूनी 8, और इसको 3 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, 11 आएगा। 4 दूनी 8 3 11। तो इसी फॉर्मूला को मैंने इस रूप में लिखा, इसी को आप लोग बोलते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी फॉर्मूला को आप लोग क्या बोलते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या आप लोग समझ पाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को आप लोग क्या बोलते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप लोगों को बस खाली इतना ही जानना है, क्योंकि आप लोगों के जो सिलेबस में था वो कट गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसकी सहायता से आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आप लोग, एचसीएफ। इसकी सहायता से आप लोग क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने की एक प्रमेय थी बोले, क्योंकि आपकी सिलेबस में कट गई है, उसका आप लोग क्या बोलते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आप लोग समझ गए हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, कहां पर काम आती है। अब हमारी जो महत्वपूर्ण प्रमेय है, अति इंपॉर्टेंट बोल दूं मैं इसको, क्योंकि इस पर ही बेस्ड हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है वो पूरी है। लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो इस पर बेस्ड है। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गई
तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा भाई कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और करना किस टाइप से। तो प्रमेय यहाँ पर लिखी हुई है, इस प्रमेय को आप लोग एक बार रीड कर लो। मैं हालांकि कर रहा हूँ। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि हर एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है मैं आप लोगों को बता चुका भाई कि ऐसी संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो उसको आप लोग भाज्य संख्या बोलते हो। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होगी जिसके ओनली फॉर दो फैक्टर हो गए, एक तो एक होगा और एक स्वयं होगा। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में यानी समझो मैंने एक संख्या लिखी 8 लिखी, मैंने क्या लिखी 8, इसे ये जो 8 है ये एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य है? क्योंकि इसके दो या दो से अधिक गुणनखंड है। इसको आप लोगों को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में। अब समझो ये 8 था, इस 8 के मुझे टुकड़े करने हैं यानी मुझे फैक्टर करने हैं। तो मैं इसको करूंगा तो ये 4 बार जाएगा, फिर मैं इसको करूंगा तो ये 2 बार जाएगा, फिर मैं 2 से इसको करूंगा तो ये 1 बार जाएगा। तो ये जो ये 2 2 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा? 8 होगा। यानी कि 8 को मैं क्या लिखता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये जो संख्या लिखी है मैंने यहाँ पर, ये जो संख्या लिखी है ये कौन सी संख्या है? ये एक अभाज्य संख्या ही तो है। ये जो 2 2 2 ये क्या? एक अभाज्य संख्या है। यानी कि ये जो 8 है ये भाज्य संख्या थी, इस भाज्य संख्या को मैंने अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों के रूप में लिख दिया। यही बात बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये आप लोगों की भाज्य संख्या थी, इस भाज्य संख्या को मैंने अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। इसके आगे यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है वो आप लोग समझ पाए होंगे। तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस लाइन को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और लेता हूं। यानी मैंने मान लो 50 लिया, मैंने क्या लिया? 50 लिया। 50 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 50 में 2 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 25 का जाता है, 50 का जाता है और 1 का जाता है। ये भाज्य संख्या। इसको मुझे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, मैं 2 को कितनी बार गुना करूं कि 8 आएगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार गुना करूं तो 8 आएगा। तो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इनका मैंने गुना कराया तो 8 आया। तो ये हो गया ना भाई कि अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में, तो अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखा। वैसे अगर मुझे 50 को लिखना है मैं क्या लिखूंगा? 2 से जाएगा ये 25 बार, फिर 5 से जाएगा ये 5 बार, फिर 5 से जाएगा ये 1 बार। अगर मुझे 50 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 को 5 से गुना कराना पड़ेगा, फिर 5 से गुना कराना पड़ेगा। तो 5 25, 25 दूनी 50। तो 2 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 2 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो ये जो पहली लाइन बोल रहा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, जो कि हमने कर लिया। पहले 2 आया, फिर 2 के बाद में 5 आया, अगर 3 होगा 3 में लेता। अब दूसरी लाइन, तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि आप लोग जो टुकड़े करोगे वो जो टुकड़े आने चाहिए वो क्रम से आने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1, फिर 7 आ रहा है। ऐसे नहीं, पहले 2, फिर उसके बाद में 5, उसके बाद में अगर 3 भाग में आ रहा है तो 3 लिखना आप लोगों को, उसके बाद में आप लोगों को 5 लिखना आप लोगों को, उसके बाद में 7 आ रहा है तो 7 लिखना आपको, फिर 11 आ रहा है तो 11 लिखना आप लोगों को। इस टाइप से इनको क्रम के रूप में लिखना है। क्या करना आप लोग? क्रम के रूप में लिखना है। क्या करना आप लोग? क्रम के रूप में। जैसे मान लो कोई संख्या, जैसे मैंने 100 लिखा, 100 एक भाज्य संख्या, मैंने इसको 2 से कराया, फिर 50 बार गया, फिर मैंने 2 से कराया, फिर मैंने 5 से कराया, फिर मैंने 5 से कराया, 2 दूनी 4, 4 को 5 से करूंगा तो 20, 20 पंजे 100, ऐसा आएगा। तो यानी कि पहले 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर अगर 7 था 7 लिखता, 11 था 11 लिखता, जब तक कि भाग पूरा पूरा नहीं होता। तो इस टाइप से लिखना ये प्रमेय कहती है। ये प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है, जो कि हम लोग कर रहे हैं भाई। देखो 8 को भाज्य संख्या थी, इसको मैंने अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया। लेकिन जब इनको आप लोग गुणनखंड के रूप में व्यवस्थित कर रहे हो, यानी गुणनखंड के रूप में आप लोग व्यवस्थित कर रहे हो, तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यानी कि जो क्रम होगा वो आप लोग कैसा होना चाहिए? एकदम सीक्वेंस हो जाना चाहिए। यानी कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2 होगी, 2 के बाद में 3 आएगी, 3 के बाद में 5 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, इस टाइप से आएगी। तो ये क्रम होना चाहिए। ये आप लोगों की क्या है? अंकगणित आधारभूत प्रमेय। अगर आप लोग देखोगे तो प्रत्येक भाज्य संख्या में जो भी हम लोग यहाँ पर भाग कराते हैं वो अभाज्य संख्या आती है। क्या आती है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और इसी विधि को आप लोग क्या बोलते हो? अभाज्य गुणनखंड बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग? अभाज्य गुणनखंड बोलते हो। यानी कि जो भी संख्या आप लोग को दे रखी होगी उस संख्या में अगर आप लोग भाग कराओगे आप लोग, तो यहाँ पर जितनी भी संख्या आएगी वो सभी संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या आएगी। और इसलिए इस विधि का जो नाम है वो क्या नाम है? अभाज्य गुणनखंड विधि नाम है। क्या नाम है?
अभाज्य गुणनखंड विधि। जो ये प्रमेय है, ये प्रमेय यही कह रही है आप लोग भाज्य संख्याओं को आप लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखो। गुणनखंड के जो टुकड़े आते हैं उनको आप लोग क्रम से जमा दो। उस क्रम को जमाओगे आप लोग तो उसी को क्या बोलोगे आप लोग, आधारभूत प्रमेय बोलोगे। ये प्रमेय इतना से कहती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो भी संख्या आप लोग इधर भाग में लाओगे, यानी जिस संख्या से आप लोग भाग दोगे वो सभी संख्या अभाज्य संख्या होगी, इसलिए इसका नाम अभाज्य गुणनखंड विधि भी है। इसलिए इसका नाम क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि भी है। आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों को 9th क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी थी, अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था, पहली प्रश्नावली में सीखा था आप लोगों ने कि अभाज्य गुणनखंड करिए। तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि है जो कि ये प्रमेय बोल रही है। ठीक है, अब ये प्रमेय क्या कहती है, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कह रही थी भाई कि इसकी सहायता से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ये प्रमेय ये कहते हैं कि इसकी सहायता से आप लोग HCF और LCM दोनों निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, HCF और LCM दोनों निकाल सकते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मेथड, यानी कि दोनों निकाल सकते हो आप लोग, HCF भी निकाल सकते हो और LCM भी निकाल सकते हो, ये प्रमेय कहती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या अंतर है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ओनली फॉर HCF निकलता है, जबकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से HCF और LCM दोनों निकलते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी किसी एक संख्या को लो आप लोग, वो भाज्य होनी चाहिए, उसमें आप लोग जो भाग कराओगे, भाग कराने पर जो भी संख्या यहाँ पर आती है, भाग वाली जो भाग देते हो वो संख्या, वो सभी संख्या अभाज्य होती है, इसलिए इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। और उनको अगर इस क्रम से लिखा जाए, यानी कि भाज्य संख्या को अगर इस क्रम से लिखा जाए तो इस क्रम में जो संख्या है वो अभाज्य होगी और उनको व्यवस्थित ढंग से लिखने का कहलाएगा आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, यानी कि प्रमेय कहलाएगी। अब आप लोगों को ये समझना है कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। अब आप लोगों को ये समझना है कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो 1.1 प्रश्नावली का बेसिक है। अगर ये क्लास आप लोगों ने व्यवस्थित ढंग से देख ली तो प्रश्नावली आप लोगों की पूरी हो जाएगी। समझो HCF क्या है। आप लोगों ने कोई भी दो संख्या ली, आप लोगों ने कोई भी दो संख्या ली, मान लो मैंने 8 और 50 लिया, मैंने कितना लिया, 8 और 50 लिया। अगर 8 और 50 की बात करूं तो ये दोनों भाज्य संख्या, ये दोनों भाज्य संख्या। इन दोनों के मैं अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो 8 का तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। और 50 के अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो कितना होगा आप लोगों का, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा। ये हम लोगों ने किया यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा। इन दोनों संख्या में जो सबसे छोटी घात वाला कॉमन आता है, अगर मैं इसको व्यवस्थित ढंग से लिख दूं तो ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 बना, और ये 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, यानी 5 दो बार तो 5 की पावर 2। इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 का मतलब भी 8 होता है, या फिर मैं ऐसे लिखूं, बात एक ही है। यहाँ पर 2 एक बार तो 1 पावर लगाई, यहाँ पर 2 दो बार तो 2 पावर लगाई, बात एक ही है। तो इन दोनों संख्या में जो सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात कॉमन आती है, यानी कि सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ आती है। मैं प्योर आप लोगों की हिंदी में बोल रहा हूँ, और इंग्लिश वाले भाई ये समझना कि इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, यानी कि 8 और 50 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, इन अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घात जो कॉमन होगी, या सबसे छोटी घात जो उभयनिष्ठ होगी, वो आपका HCF कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो इनमें सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 1 है। बड़ी घात कौन सी, 2 की पावर 3 है। तो सबसे छोटी घात क्या है आप लोगों की, 2 की पावर 1 है, तो 2 आप लोगों क्या होगा, HCF होगा। 2 आप लोगों क्या होगा, HCF होगा। ये HCF की परिभाषा है। अगर दो भाज्य संख्याओं के आप लोग अभाज्य गुणनखंड करते हो तो अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे छोटी घात कॉमन आती है, यानी कि उभयनिष्ठ आती है, वो आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पर देखो कि दो के कितने जोड़े बन रहे हैं, या फिर आप लोग ऐसे समझो कि दो जो जितने बार जोड़े बनाएगा वो उसका आंसर होगा। 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिखना है। यहाँ पर इसके साथ में ये नहीं बनेगा, इसके साथ में ये नहीं बनेगा, जोड़ा बनेगा वो सेम का ही बनेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आप लोग का, HCF कहलाएगा। आगे बस में वैसे LCM की दो भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी घात होगी, वो क्या कहलाएगा आपका, LCM कहलाएगा। जैसा समझो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कॉमन जो आया था वो तो आप लोग का HCF था। इस कॉमन के अलावा जो बची हुई चीज है वो सब, इस कॉमन के अलावा जो बची हुई चीज है उन सबको अगर आप लोग लिख देते हो तो वो आपका HCF कहलाएगा। जैसे समझो, अगर मुझे 8 और 50 का HCF निकालना है, LCM निकालना सॉरी, तो कॉमन तो कितना आया था, ये इसको आप लोग एक बार लिख दो, कॉमन तो आया था, इसको एक बार लिख दो, बाकी जो बची हुई संख्या उनको सभी लिख दो, यानी कि 2 दो बार है, 5 दो बार है। इनको अगर आप लोग जो गुना कराओगे, गुना कराने पे जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी 50 25, 25 दूनी 50, 50 को 2 से करो 100, 100 से 2 को करो 200, यानी 200 क्या आप लोगों का, 200 क्या आप लोगों का LCM है, क्या है, LCM है।
बात समझ में क्या आप लोगों को? फिर से एक बार मैं रिकॉल करता हूँ आप लोगों को। कोई भी दो संख्या दे रखी है आप लोगों को, उन दो संख्याओं को आप लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हो, ऐसे और ऐसे। इसमें से जो कॉमन आती है सबसे छोटी घात, यानी कि जो जोड़ा बनाता है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बनाया और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो वो आपका HCF होगा। इस जोड़े को लेने के बाद, इस जोड़े को मैंने यहाँ पर लिया, इसके बाद में जितनी भी संख्याएं बची है उन सभी संख्याओं को अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उनका गुणा करा देता हूँ, तो वो आपका एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा आप लोगों का? एलसीएम कहलाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और मोस्ट टॉपिक आप लोगों का बाकी है, वो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोगों की जो 1.1 प्रश्न वाली है वो पूरी हो जाएगी। मान लो आप लोगों को कोई भी दो संख्या दे रखी है ए और बी, कोई भी दो संख्या दे रखी है ए और बी, मान लो कोई भी दो संख्या दे रखी है ए और बी, ए और बी, ठीक है। अगर इन दोनों संख्याओं को मैं आपस में गुणा कराता हूँ, इन दोनों संख्याओं को मैं आपस में गुणा कराता हूँ और इन्हीं दोनों संख्याओं का मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालता हूँ, एचसीएफ और एलसीएम निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ मैं? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकाला मैंने इसका और इसका मैंने क्या निकाला? एलसीएम निकाला। अगर मैं इन दोनों का भी गुणा कराता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। अगर मैं इन दोनों का गुणा कराता हूँ, ये आपस में बराबर आएंगे। समझो कैसे? मैंने कहा भाई कि मैंने ये दो संख्या दे रखी थी, एक तो ए था एक बी था, या कुछ ना कुछ संख्या होगी, जैसे मान लेता भाई कि एक तो 8 और एक 50 है, एक 8 और एक 50 है, तो मैं यहाँ पर 8 रख दूं, ए का मान 8 है और बी का मान कितना? 50 है। कितना? 50 है। इस 8 और 50 का मैंने जो एचसीएफ निकाला था वो कितना था? 2 आया था। कितना था? 2 आया था। 2 आया था। इसका जो मैंने एलसीएम निकाला था वो कितना था? देखो 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, यानी कितना? 200 आया था। कितना? 200 आया था। अगर मैं 200 को 2 से तो कितना आएगा? 400 आएगा। अगर मैं 8 को 50 से तो भी तो 400 आएगा। 8 पंजे 40, 400 आएगा। तो A इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। और ये एक फॉर्मूला है कि अगर आप लोग कोई भी दो संख्या दे रखी है, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मैं यहाँ पर लिख देता भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल उनके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात क्या होगा? अर्थात क्या होगा? A इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई। इस पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को कोई भी दो संख्या दे रखी होगी, आप लोगों को दो संख्या दे रखी होगी और एचसीएफ या एलसीएम में से एक चीज दे रखी होगी, आपको एक चीज पूछेगा, यानी कि फॉर्मूले के अंदर चार चीजें, एक तो 1 2 3 4, इन चार चीजों में से आपको तीन चीजें दे रखी होगी और एक चीज आप लोगों से पूछेगा। मैं अगर दो संख्या देके उसका एचसीएफ दूं तो आप लोगों से एलसीएम पूछेगा, वो आपको एचसीएफ और एलसीएम देके और एक संख्या देगा तो आपको दूसरी संख्या पूछेगा। इस प्रकार कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है वो। तो ये जो फॉर्मूला बड़ा काम का है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया। परमे क्या कहते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। परमे से क्या निष्कर्ष निकला वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि परमे ये कहते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अगर आप लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखोगे तो आप लोगों का जो लिखने का तरीका वो इस टाइप से होना चाहिए, यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी कि आप लोग कैसे इस 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हो, इस 50 को 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हो, लेकिन जो लिखने का तरीका होगा वो 2 के बाद में 3 आएगा, फिर 3 का 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11, फिर 13, फिर 19, इस टाइप से आएगा, यानी क्रम ये होना चाहिए। और मैंने कहा कि भाई कि ये जो भाग आप लोग देते हो यहाँ पर जो संख्या आती है वो सभी संख्या अभाज्य आती है, इसलिए इस विधि को आप लोग क्या बोलते हो? अभाज्य गुणनखंड बोलते हो। और ये आप लोगों को 9th क्लास में की थी। फिर मैंने कहा था भाई कि मैंने दो संख्या ली, एक तो 8 और 50 ली, इन दोनों को गुणा कराया तो 400 आया और इनके एचसीएफ और एलसीएम में गुणा कराया वो भी 400 आया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ कि A इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है और ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। तो आज की जो क्लास है इस क्लास में हम लोग अपने बेसिक को ही करेंगे। अगली जो हमारी जो क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग पर्सनल 1.1 को शुरू करेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।